एक देश का सबसे शक्तिशाली आदमी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। स्टूडेंट्स को टीचर्स के खिलाफ, बच्चों को पेरेंट्स के खिलाफ और पूरे देश को डर, प्रोपेगेंडा और हिंसा में धकेल देता है। ये कोई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है, ये था चीन का कल्चरल रिवॉल्यूशन और इसके केंद्र में था एक आदमी, माओ जेडोंग। 1960s का चीन, बाहर से देखो तो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर देश टूट रहा था। करोड़ों लोग भूख से मर चुके थे, इकोनॉमी बर्बाद थी, गांव तबाह हो गए थे और इस सब के पीछे था माओ का एक और फेल्ड एक्सपेरिमेंट, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ ने वादा किया था कि चीन दुनिया का सबसे प्रबल कम्युनिस्ट इकोनॉमी बनेगा, लेकिन हुआ पूरा उल्टा। फार्म पॉलिसीज फेल हो गई, प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया, फूड शॉर्टेज इतनी बढ़ गई कि इतिहास के सबसे खतरनाक अकाल में से एक में मानी गई। करोड़ों लोग मर गए, लेकिन सीसीपी ने सच छुपा दिया। प्रोपेगेंडा मशीन चलती रही और पहली बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही लोग माओ पर सवाल उठाने लगे। पार्टी के कई लीडर्स को लगने लगा था कि माओ अजीबोगरीब डिसीजन ले रहे थे। कुछ लीडर्स इकोनॉमी को नॉर्मल करना चाहते थे, वो माओ के बल को कम करना चाहते थे और यही चीज माओ को सबसे ज्यादा डरा रही थी। उसको लगा अगर लोग उस पर सवाल पूछने लगे तो उसकी इमेज पूरी तरह से टूट जाएगी और डिक्टेटरशिप में इमेज ही सब कुछ होती है। इसलिए माओ ने डिसाइड किया कि अगर पावर बचानी है तो देश को एक नए रिवॉल्यूशन में धकेलना पड़ेगा, एक ऐसा रिवॉल्यूशन जहां लॉजिक नहीं, सिर्फ लॉयल्टी मैटर करे। 1966 माओ ने ऑफिशियली लॉन्च किया द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। नाम सुनने में रिवॉल्यूशनरी लगता है, लेकिन असल में ये एक पॉलिटिकल पर्स था और इसके टारगेट थे जो माओ से एग्री नहीं करते। टीचर्स, प्रोफेसर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, पार्टी ऑफिशियल और कोई भी जो इंडिपेंडेंट सोचता था। माओ ने यूथ को बोला, पुरानी सोच को खत्म करो, पुरानी संस्कृति को खत्म करो, क्रांति के दुश्मनों को एक्सपोज करो। और फिर शुरू हुआ प्रोपेगेंडा का सुनामी। हर जगह पोस्टर्स, हर जगह स्लोगन, हर जगह माओ की तस्वीरें। चीन धीरे धीरे एक देश कम और एक पर्सनैलिटी कल्ट ज्यादा बन रहा था। फिर माओ ने अपना सबसे खतरनाक वेपन एक्टिवेट किया, स्टूडेंट्स, यंग लोग, इमोशनली चार्ज यूथ। इनको बोला गया कि तुम रिवॉल्यूशन के सोल्जर्स हो। इन्हें नाम दिया गया रेड गार्ड्स। स्कूल और कॉलेजेस अचानक से राजनीतिक युद्ध का मैदान बन गए। स्टूडेंट्स को सिखाया गया कि जो माओ के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है। टीचर्स को इंसल्ट किया गया, प्रोफेसर्स को पब्लिक में घुटनों पर बैठा दिया गया, लोगों को फोर्स किया गया कन्फेस करने के लिए। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब करने वाला कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं थे, ये चीन के अपने ही बच्चे थे जो अपने टीचर्स और अपने ही लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे। माओ को पता था कि डिक्टेटरशिप सिर्फ पुलिस से नहीं चलती, डिक्टेटरशिप चलती है डर और प्रोपेगेंडा से। हर नागरिक को एक ही मैसेज दिया जा रहा था, माओ इज ऑलवेज राइट। अगर किसी ने डिसएग्री किया तो उसको एंटी रिवॉल्यूशनरी बोल दिया जाता था और कम्युनिस्ट रेजिम्स में एक बार ये लेबल लग गया तो जिंदगी खत्म समझो। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे, दोस्त एक दूसरे को रिपोर्ट करने लगे, फैमिलीज के अंदर भी डर आ गया। चीन का एटमॉस्फेयर जहर बन चुका था और कल्चरल रिवॉल्यूशन अभी बस शुरू ही हुआ था। आधिकारिक तौर पर माओ बोल रहा था कि वो चीन को प्योर बनाना चाहता है, लेकिन हकीकत में कल्चरल रिवॉल्यूशन का असली मकसद था एब्सोल्यूट कंट्रोल। ये रिवॉल्यूशन आइडियोलॉजी से ज्यादा पावर के बारे में था। माओ चाहता था कि चीन में सिर्फ एक ही ट्रुथ हो, उसका ट्रुथ, सिर्फ एक ही वॉइस हो, उसकी वॉइस। और जो सिस्टम एक आदमी को भगवान बना देता है, वहां डेमोक्रेसी बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाती, फ्रीडम सरवाइव नहीं करती और सच भी सरवाइव नहीं कर पाता। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे रेड गार्ड्स नाम के स्टूडेंट ग्रुप्स पूरे चीन में आतंक फैलाने लगे, कैसे टीचर्स को सड़कों पर पीटा गया, कैसे पब्लिक ह्यूमिलिएशन एक नेशनल इवेंट बन गया और कैसे माओ ने यूथ को आइडियोलॉजिकल वेपन बना दिया। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, बाकी का सच हम अगले वीडियो में जानेंगे।